एनसीईआरटी के बच्चों को पढ़ाया था व्हाट इज हिस्ट्री, तो वहां उनको फुटप्रिंट्स के बारे में बताया था। लेकिन हमेशा अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करना, टीचर अपडेट रहना चाहिए। कभी भी दो नोट्स मेरे एक साथ मैच ही नहीं हो पाते, हमेशा कुछ उसमें नया होता है। तो इस बार एक और कदम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भैया, हिंदी मीडियम में इसको हिंदी लिखाऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताता चलूं, आज जो हिंदी मीडियम से भी बच्चे टॉप रैंक लेकर आ रहे हैं, अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं, वो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। देखिए आज की डेट में बहुत कुछ, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा। तो जैसे एक फॉरेन राइटर हैं, बहुत ही क्रिटिकल हिस्ट्री उन्होंने लिखी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा। मैं आपको बता देता हूं, मैं इन्हीं से ही क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब आप समझिएगा, E.H. कार बहुत ही फेमस नाम है, जिन्होंने हिस्ट्री की बहुत कंट्रोवर्सीज दुनिया के सामने रखी और बहुत नया डायमेंशन रखा, ठीक है। व्हाट इज हिस्ट्री, इनकी किताब का नाम ही है व्हाट इज हिस्ट्री। अब जब इन्होंने बहुत डायमेंशन रखे कि हिस्ट्री, इन्होंने लाइन लिखी, बड़ी प्यारी लाइन है कि हिस्ट्री इज अ साइंस। इन्होंने इसको ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं बताया, बोले विज्ञान है। जैसे साइंस में परीक्षण किया जाता है वैसे हिस्ट्री में परीक्षण किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नथिंग इज एब्सोल्यूट। साइंटिस्ट जब तक एक्सपेरिमेंट कर कर किसी सेगमेंट पे पहुंचता नहीं है, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचता, तब तक वो कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं कह सकता। उसी तरह इतिहास में भी तथ्यों का प्रेक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा हिंदी में क्यों नहीं है, जनाब तुम्हारा टीचर बहुत अपडेट है। अब जो कितने बच्चे थे जिन्होंने मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ी है और उन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, आज डेफिनेशन चेंज हो गई, कुछ और नया आ गया। यही तो मजा है, टीचर अपडेट रहना चाहिए, इतना हाईली अपडेटेड कि मतलब अभी एक महीने पहले कोई बैच पढ़ा, उसमें मैंने कुछ और पढ़ाया, अब उससे ऊपर कुछ और पढ़ा रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा टीचर कितना ज्यादा अपडेटेड है, कितना ज्यादा अपडेटेड है। तो आपको भी ये चीज समझनी होगी, आपको और ज्यादा अपडेट रहना होगा। गुरु गुड़ तो चेला शक्कर, राइट। यही इसकी सबसे बड़ी खास बात। जैसे लोग कह रहे हैं हिस्ट्री इज अ फुटप्रिंट, मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल सही, पद चिन्हों की तरह है, लेकिन इस बार और लेकर आ गया। तो इसका मतलब तुम्हारा टीचर बहुत अपडेट रहता है, ये बात तो आप जानते हो। और रुझान का इस एकेडमी का सबसे बड़ी कोर वैल्यू यही है। और आप ये भी जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत अपडेट रहना पड़ता है, मानते हैं आप इस बात को? तो अब देखिए मजा आ जाएगा। तो चलिए, तो यहां पर घबराना नहीं है, भाषाओं पर मेरी पकड़ है, आपको हिंदी में भी लिखाऊंगा। तो जनरली जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके पॉइंट्स निकालते हैं, रखते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर मैं इसको एज इट इज लिख, जहां मुझे जरूरत, देखो मैंने जहां जरूरत हुई मैंने हिंदी में भी लिखा है, जहां से मुझे जो अच्छा मिलता है, जो नई रिसर्च मुझे दिखाई पड़ती है, वो मैं आपके सामने ले आकर रख देता हूं। तो आप कम से कम, आपको ये विश्वास है, इस क्लास में भी बहुत से बच्चे होंगे जब मैंने हिस्ट्री इज अ फुटप्रिंट 2-2, 3-3 बार पढ़ाया है, लेकिन अब फिर आप देखोगे कुछ नया चीज जानने को मिला। तो एक टीचर के साथ यही तो मजा है कि भैया 10 साल पुराना नोट्स नहीं पढ़ा रहा है कि एक बार बना लिया बैच पे बैच पढ़ाया जा रहा है आंख बंद करके, नहीं यार, ये बंदा हर बार कुछ नई चीज लेकर आता। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत नई रिसर्च और नई जो है वो चीजों के साथ लेकर, आज की डेट में जिस हिसाब से हिस्ट्री जो है बदल रही है, जिस तरह से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बदल रही है, अब बहुत ध्यान से, अब थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ भी टाइप फाइप करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी लिखने पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो जाओ और जिस गहरी बात पे हम जा रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करना, तभी इन क्लासेस का आउटपुट निकल पाएगा। और अगर आप सोचोगे टाइप करते रहोगे, क्वेश्चन पूछते, उससे कहीं नहीं पहुंचोगे। अब जो बात कहने जा रहा हूं उसकी गहराई को समझना, और अंदाजा लगा लो कि मैं बहुत हाईली अपडेट रहता हूं, बहुत ज्यादा, डे टू डे बेसिस पे मेरे नोट्स चेंज हो जाते हैं, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं, वो ये होता है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं जरा पूरे विश्व को ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, प्लीज सब कुछ भूल जाओ मेरे कहने पे। इस क्लास से वो लेकर जाओ जो सारे सब्जेक्ट के अंदर एंट्री करेगा। पूरे विश्व में लगातार राजनीति बदल रही है, और जब मैं पूरे विश्व की बात करता हूं तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूं पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद। आ जाओ, अब बहुत गहरे डिबेट में हम उतरने जा रहे हैं। तो दुनिया ने 2020 से पहले, आपकी पीढ़ी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया अचानक से थम जाएगी, ट्रेन, हवाई जहाज थम जाएगा। मनुष्य जो इस
पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर, सबसे गतिशील प्राणी हो गया था, जो बुलेट ट्रेन पे चलता था, जो है इसकी मिसाइलें जो है वो ध्वनि की गति से ऊपर चल रही थी, अचानक से पूरा विश्व जो है थम जाएगा और एक ऐसी अदृश्य बीमारी सामने आ जाएगी जहां उसके लव्ड वन, चीजें, सब कुछ जो वो मर रहे होंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की महाशक्तियां जो किसी भी युद्ध में सामने वाले देश को अपने हथियारों से नेस्तनाबूद कर सकती थी, बर्बाद कर सकती थी, वो भी अचानक से घुटने टेकती नजर आती हैं। उन देशों में भी लाशों को दफनाने के लिए मास ग्रेवयार्ड यानी बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाए जाने लगे। आपकी पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी बात है, मेरी पीढ़ी के लिए बहुत सी बड़ी बात है, जहां पर हमने कभी इस तरह का पैंडेमिक, इस तरह का जो है वो आक्रोश नहीं देखा था। अचानक से हमारी जो गति थी वो सब कुछ थम सी गई। अचानक से जीवन ने एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया, राइट, बहुत बड़ा। और इसका नतीजा हुआ कि अचानक से आप दिखाई पड़ने लगा कि ऐसे देश जो लंबे समय तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जहां जिनकी पावर पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, जो वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करते थे, वेस्टर्न ब्लॉक, साउदर्न ब्लॉक, थर्ड वर्ल्ड नेशन, जो उनकी दी हुई थ्योरीज थी वो पूरी दुनिया को गवर्न करती थी, उनके सिद्धांत गवर्न करते थे। वो तय करते थे कि तुम लोकतांत्रिक हो, तुम लोकतांत्रिक नहीं हो, तुम दुनिया के लिए सही हो, तुम दुनिया के लिए गलत हो, और वही डिसीजन लेकर, वही जो है वो फैसले सुनाकर दुनिया का नक्शा बदलते चले जाते थे। अब सवाल ये हुआ कि 2020 के बाद एक अदृश्य सा वायरस आता है और अचानक से वो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, पूरे दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को चैलेंज करता है, पूरी दुनिया के वॉरफेयर सिस्टम को चैलेंज करता है। और इसके नतीजे रहे कि बड़े ताकतवर देश घुटनों के बल बैठ जाते हैं, देशों को अपनी नीतियों को बदलने की नौबत आ जाती है, और सब कुछ सडन होता है। सब कुछ अचानक से, पूरी दुनिया का आवागमन, जो ग्लोबलाइजेशन की पावर थी, अचानक से क्या हो जाता है कि वो सब बंद होने लगती हैं। अचानक से सब ठप सा पड़ जाता है, किसी को कोई रास्ता ही जो है वो नहीं समझ में आता, अब क्या किया जाए। और धीरे धीरे ऐसे देश इस क्षितिज पर निकलकर सामने आते हैं जो अपनी वैक्सीन टेक्नोलॉजी, जो अपने वसुधैव कुटुंबकम, जो अपनी चीजों के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई दशा दिशा देते हैं। यानी वो कभी अचानक से क्या था, पैंडेमिक जो है वो तमाम ताकतवर देशों के लिए एक शॉक बन के आता है। उन्होंने जैसे पूरी दुनिया को रेलगाड़ी का डब्बा बना रखा था, ठीक है, कि वो इंजन थे, बहुत बड़ा इंजन थे, और बाकी सब क्या थे, पहिए की तरह पीछे लगे हुए थे। देखो ये वेस्टर्न ब्लॉक, ये फलाना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनको पीछे किया रखा था। अचानक से जो है ये तय करते थे कि दुनिया को हमारे सिद्धांत ही आगे लेके जाएंगे, जो वो सिद्धांत देते थे, चाहे वो समाजवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो पूंजीवाद का सिद्धांत हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का सिद्धांत हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे जो है बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत, G20, G7, G8, पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन से सिद्धांत वो देते चले आ रहे थे। अब सवाल यह हुआ कि अचानक से इस कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, जैसे भूचाल आ जाता है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर को जो उन्होंने सालों तक युद्ध लड़के, इराक रास्ते में आया उड़ा दिया, अफगानिस्तान आया उड़ा दिया, ठीक है, सीरिया आया उड़ा दिया, लीबिया उड़ा दिया, जिसने नहीं सुना उसको खत्म कर दिया, जो नहीं माने उनको जो है निपटा दिया, दूसरे को मानने के लिए मजबूर कर दिया। खैर कुल मिलाकर यह डिस्ट्रप्शन चलता रहा। अब क्यों इसकी बात हो रही हिस्ट्री में, यह समझना। तो क्या हुआ, अचानक से कोविड-19 ने पूरी दुनिया में बड़ी वेव क्रिएट कर, हलचल। और जब हम कोई सूप लेकर क्या करते हैं, गेहूं को फटकते हैं ना, गांव में देखा होगा, तो उसमें क्या किया जाता है, थप थप मारा जाता है और गेहूं ऊपर नीचे होता है, उसके अंदर के जो कंकड़ है वो छटके किनारे हो जाते हैं। इस डिस्ट्रप्शन ने, ये जो भयानक जो है इसने हलचल हुई, इसने इस वर्ल्ड ऑर्डर की जो रेल थी पटरी से उतार दी, और इसमें सब कुछ शफलिंग शुरू हो गई और चल रही, अभी और ज्यादा सफलिंग आएगी, ठीक है। नतीजा क्या हुआ, सफलिंग शुरू हो गई। अचानक से सब कुछ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भागने लगा। अचानक से भारत, जिसकी आलोचना होती थी कि दुनिया में छोड़िए ब्रिक्स कंट्री में ही इसको सम्मान नहीं प्राप्त है, इसका जो हेल्थ बजट बहुत खराब है, भारत की हेल्थ के बारे में बड़ी निगेटिव, अचानक से वैक्सीन टेक्नोलॉजी का बॉस बन के निकल आता है। अचानक से भारत न सिर्फ अपने लिए
बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक नई चीज जो है वो लेकर चला आता है। अचानक से ऐसा होता है कि भारत की आजादी के बाद से, भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में, हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी केवल पाकिस्तान ओरिएंटेड थी। जब देखो तब पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे यहां कोई हमला हुआ, पाकिस्तान ने किया। हम संयुक्त राष्ट्र से जाकर गिड़गिड़ा, अचानक से हमने पाकिस्तान को ही नलीफाई कर दिया, है ही नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अचानक से भारत की जो वैश्विक छवि बनकर सामने आई, बहुत बड़ी वैश्विक छवि, एक ग्लोबल पोजीशन हमारी दुनिया के सामने आ गई। अचानक से जो ये देश अमेरिका 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 ब्रिटेन ये बड़ी बड़ी बात करते थे, अचानक से ये अपनी लाशों को इकट्ठा करने में थक गए। अचानक से इनका पूरा मेडिकल सिस्टम, इनकी पावर, इनकी टेक्नोलॉजी अचानक से कोलैप्स हो गई। सब कुछ कोलैप्स होने लगा, बिल्कुल तबाही का जो दौर आया। बड़ी बड़ी शक्तियां अचानक से बैकफुट पर आ गईं। इनकी इकोनॉमिक पोजीशन, इनके देश में जो, जैसे भारत ने क्या किया, अपने लोगों को फ्री अनाज दिया, अपने लोगों को तमाम तरह की सुविधा दी, पैंडेमिक से बाहर निकला और अचानक से जीडीपी ने उछाल दिया। लेकिन उनकी ये नीतियां कि सब कुछ बाजार तय करेगा, अचानक से वो अपने लोगों की मदद ही नहीं कर पाए, मदद ही नहीं कर पाए। तो अचानक से सुपर पावर को कोई भी देश धक्का नहीं दे पा रहा था, अचानक से एक वायरस ने लाके धक्का दे दिया और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। हालांकि बहुत मीडिया मैनेज किया उसने, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। और इसी का फायदा उठाते हुए लगभग 20 सालों से सोया हुआ देश, जो 1991 में यूएसएसआर के विभाजन के बाद से अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दो ब्लॉक्स उसको कोशिश नहीं करने दे रहे थे। एक अमेरिका का ब्लॉक जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बाप बना बैठा हुआ था, और दूसरा जो ऑयल कंट्रीज जिनके साथ जो बैठे हुए थे, ओपेक कंट्री बैठी हुई थी, वो ऑयल को, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडोनेशिया ग्रोथ कर रहा है, तो वो ऑयल की डिमांड मांग रहे थे और क्या कर रहे थे, पूरी दुनिया में तेल की खपत बढ़ रही थी, उनके पास बेहिसाब पैसा बना हुआ था। ये वेल डेवलप सिस्टम था, सारा सिस्टम डेवलप हुआ, सिर्फ वेस्टर्न का नहीं, वेस्टर्न एशिया का भी डेवलप हुआ, साउथ वेस्ट एशिया का भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तो अचानक से उनकी तेल की मांग बनी हुई थी, पूरी दुनिया में तेल मांगा जा रहा था, दुनिया की आर्थिक गतिविधियां चल रही थी और दबा के वो बैठे हुए थे, बिल्कुल आराम से जो है वो आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, सारा सिस्टम सब कुछ डेवलप था, सब कुछ डेवलप था। अचानक से पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग अपने घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हो गए। सबको समझ में आया कि जान है तो जहान है, ठीक है, कि अगर जिंदा रहेंगे तब तो काम करेंगे। अचानक से इस ऑयल डिमांड मार्केट में भी बहुत बड़ी हलचल आ गई, डिमांड ही बंद हो गई। जो जहां घर में बैठा है ना, गाड़ी सड़क पे निकल रही है ना, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। अचानक से पूरी दुनिया, सब कुछ देखना अचानक से हुआ, पूरी दुनिया में अचानक से ऑयल की डिमांड क्या हो गई, डाउन हो गई। गैस की डिमांड बिल्कुल डाउन हो गई, बहुत छोटी मोटी डिमांड बची। एक गैप क्रिएट हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ, और बहुत दिन से एक शक्ति सोई हुई थी, ठीक है, रशिया, जो अपना एक ब्लॉक डेवलप करना चाहती थी। बेसिकली उसको तेल और गैस में प्रवेश करना था। अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और बात मैं दुनिया की कर रहा हूं, अभी देखना कैसे लिपट कर सामने यहां पर आएगा। अचानक से क्या हुआ, उसको अचानक से सब कुछ सीन दिख गया। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाले, राजनीतिक रूप से रोकने वाले देश, चाहे वो नाटो हो, अमेरिका हो, ये अचानक से खुद ही अपनी आर्थिक रूप से कमजोर पड़े हुए थे। अचानक से उनको जो है वो कोई भी, अभी घरेलू रूप से वो इतने कमजोर पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी ऐसी तैसी हो चुकी है, इतने लाखों लोग मर चुके हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो डायरेक्टली वो युद्ध में नहीं जा सकते। इधर ऑयल मार्केट पे ओपेक का जो कब्जा था वो भी थोड़े समय के लिए क्या हुआ, लीनियर ऑर्डर में चला गया, कोई स्पाइक नहीं है। अब ये बेस्ट टाइम था, उसे यूक्रेन वॉर शुरू कर दिया। वॉर जिस तरह की है तुम इसे वॉर कह सकते हो। तुमने कभी अपना मीडिया देखा है? ऐसा लगता है पुतिन जो है वो ऐसे परमाणु बम ऐसे बगल में दबाए है, और जब देखो ऐसे मीडिया ये तक दिखा रहा है, छोड़ा, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे। तुम देख रहे हो आज भी कह रहा है कि हम वॉर तेज कर देंगे। कौन सी वॉर है यार, कितनी बड़ी तुम महाशक्ति हो। कहते हैं कि जो है मतलब रशिया के पास बहुत ज्यादा जो है अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु बम है।
अबे परमाणु बम है, सुतली बम है, मतलब युद्ध हो किससे रहा है? मिसाइलों से हो रहा है या दिवाली पटाखों जाके छोड़ाएंगे, हम फोड़ देंगे तुम्हारे, हम फोड़ देंगे तुम्हारे यहाँ, अजीबो गरीब तरीके से। मतलब थक गए, शुरू हो रहा था वॉर, लग रहा था अरे बस 4 दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में खत्म कर देगा। अब सोच रहे खत्म करो बे, न्यूज़पेपर में इतनी जगह रोज लेके बैठा रहता है ये, कभी एक बिल्डिंग पे पटाखा मार दिया, बम मार दिया, पूरा दिन भर दिखाएंगे बिल्डिंग पे बम गिरा, बम गिरा। न्यूज वाले भी शुरुआत में जहां जहां यूक्रेन में घुस घुस के जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां पा रहे थे, ये देखिए यहीं पर वो मिसाइल यहीं से छोड़ी गई है, वो देखिए, दिन भर दिखा। फिर जब 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गए, बोले भागते रहेगी, जा तुम्हें जो करे। दिन भर एक ही मिसाइल इतनी बार गिराते रहते थे मीडिया वाले कि मिसाइल भी सोचती थी अबे इतना काम तो हमसे रसिया वाले नहीं करा जितना इंडिया वाले हमें गिरा गिरा बर्बाद कर दिए हैं। इतनी बार हमें गिरवाए हैं, फोटो चला चला के, वीडियो एक ही। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो वॉर है या क्या है, जरा तुम ध्यान से देखो। ठीक है, पहली बात, पूरी ज्योग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है उस जोन की। दूसरा, इस तरह के लाइट वॉर्स की वजह से पूरी मीडिया कवरेज आ रही है। तुम सोच के देखो हो क्या रहा है। मतलब अगर तुम अपने दिवाली पटाखे भी चला चला मार देते तो इससे पहले हो सकता है युद्ध जीत जाते। मार धुआं किए पड़े, ये हो रहा है। मतलब आदमी थक गया, बोले कितना बड़ा देश है यार, मतलब थकान सी हो गई सुन सुन के। वॉर ना हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या, दिस इज ऑल अबाउट मीडिया कवरेज। व्हाई? बिकॉज वांट टू इंटर इनटू द, पहली बात तो ये दिखा दिया कि नाटो अब लाइन से नहीं जा, वो लिटमस टेस्ट था कि वेस्टर्न ब्लॉक्स कितने पॉलिटिकल पावर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पता चला कोई नहीं आया जेलेंस्की बचाने। और जेलेंस्की बेचारा जो है 2019-2020 से पहले वाले विश्व के हिसाब से कि नाटो ये कर देगा, वो कर देगा, और बेचारा उसी पे जो है वो अनुमान लगा के बैठा था, कोई आया ही नहीं। क्योंकि सबकी इकोनॉमी खुद की जो फूकी पड़ी है, खुद की इकोनॉमी फूकी पड़ी है, कहां तुम्हें जो बचाने जाएंगे। दूसरा, ये न्यूज बटोरने का एक सिस्टम हो गया है। आज एक बम डाल दिया, बोला हो गया आज का, हाँ बोले साहब आज का हो गया, ठीक है, अब अगले दिन मीडिया कवरेज हो जाएगा। तो वो बता रहा है कि आई एम रेडी टू सेल माई नेचुरल रिसोर्सेज, मार्केट में इस तरह से पकड़ूंगा। फिर वो पूरी दुनिया को बता रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है आइए खरीदिए। आज तो ईरान ने भी कह दिया कि एक काम करो यार, इंडिया गलत कर रहा है। बोले जैसे सस्ता तेल तुम खरीद रहे हो, सस्ता जो है ईंधन खरीद रहे हो, ऊर्जा खरीद रहे हो रशिया से, हमसे भी खरीद लो यार। देखो आज की न्यूज है, पढ़ा तुमने? आज ही की न्यूज है, ईरान कह रहा है ये हम, क्या बात हो गई भाई, बुरा मान गए तुम यार, बुरा मान गए हो यार तुम। बोले तुम रसिया से सस्ता सस्ता खरीद रहे हो, हमारे पास भी तो सस्ता सस्ता रखा, ले जाओ यार। 2019 के बाद से तुम बेटा एक भी तेल नहीं खरीदे। जैसे नहीं तुम सब्जी खरीदने जाते तो 2 ठेला लगाए लोग खड़े होते, अरे क्या बात गुप्ता जी, अब इधर नहीं आते हो तुम, हैं? आप उधर ही आलू प्याज टमाटर खरीद लेते हो। अब आप देखो, इंडिया के लिए ऑयल मार्केट खुल रहा है, इंडिया के लिए ऑयल मार्केट खुल रहा है। और जेलेंस्की को समझ में आ गया कि भारत एक ऐसा देश है जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो अपना राजदूत बुला लिए, अपना कॉन्वॉय बुला लिए, बोले जा हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं रहेगा तुम्हारे यहाँ, ठीक है, तुम जाओ तेल तेल खेलो, हम जो है वो हट रहे हैं। क्या चीज चल रही है? इस पैंडेमिक के बाद बहुत कुछ और बदलने जा रहा है, इस बात को समझो। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, और वो ये बात है कि जो सारा विद्रोह है वो इतिहासों को लेकर होगा। अभी तुम अपने यहां देखो, तमाम तरह की इतिहास की किताबों में बहुत से बदलाव हो रहे हैं, और पूरे विश्व के इतिहास में नई नई फिलॉसफीज अब गढ़ी जाएंगी वापस, या तो वो पुनर्स्थापित होंगी या तो वो बदल दी जाएंगी। कौन पावर, जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है, ये बात ध्यान रखना। विजेता का इतिहास ही हम पढ़ते हैं, जो विनर होता है उसकी आइडियोलॉजी, उसकी हिस्ट्री, उसकी गरिमा के बारे में हम हमेशा ही लिखते हैं। तो इतिहास एक नए मोड़ पर आ गया। जैसे पिछले कुछ सालों से हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे। अब हो सकता है हम दक्षिण पंथ के बारे में, हम राइट विंग के बारे में, हम जो राष्ट्रवाद के बारे में, प्रबल राष्ट्रवाद के बारे में, हम समाजवाद की चीजों को लेकर हम एक अलग नजरिए से पढ़ना शुरू करें। सो ये बदलाव जो है वो हमें इतिहास के पढ़ने और इतिहास के लेखन में भी नजर आएगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे कंट्रोवर्शियल सेगमेंट जो है, ये बहुत राइट टाइम है इन चीजों को समझने का। और इतिहास हमें बताता है कि क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं की जानी चाहिए, हम अतीत में कोई गलती कर चुके या नहीं कर चुके। तो मुझे सबसे अच्छी
एक कार का प्रिंसिपल निकल कर आया कि व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत से इसके सेगमेंट्स हो सकते हैं। हिस्ट्री फैक्ट्स का अध्ययन होता है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो हो चुका है, सर्टेनली है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। E.H. कार ने लिखा, लिखो, द फैक्ट्स आर लाइक फिश ऑन द फिश मॉन्गर स्लैब, द हिस्टोरियन कलेक्ट देम, टेक्स देम होम एंड कुक्स एंड सर्व देम। बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, यहीं से हम शुरू करेंगे, राइट। ऐतिहासिक तथ्य, ये E.H. कार ने ये स्टेटमेंट दिया है। ऐतिहासिक तथ्य वास्तव में मछली की दुकान पर पड़ी मछलियां होती हैं, मछलियों की तरह होते हैं। फैक्ट्स जैसे किसी युद्ध का फैक्ट हो गया, जैसे किसी राजा की प्रशंसा हो गई। सो फैक्ट्स आर लाइक दैट, राइट। द फैक्ट्स आर लाइक फिश ऑन द फिश मॉन्गर स्लैब, मछली की दुकान पर पड़ी मछलियां होती हैं। द हिस्टोरियन कलेक्ट्स देम, इतिहासकार उन्हें इकट्ठा करते हैं, घर ले आते हैं, पकाते हैं और परोसते हैं। कुक वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड होता है, राइट। हिस्टोरियन कलेक्ट्स देम, समझाता हूं, इतिहासकार उन तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, उसे घर ले आते हैं। कुक देम, पकाते हैं और परोसते हैं। ये लाइनें क्या कहती हैं? मतलब जो आपके लिए फैक्ट है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो किसी और के निगेटिव। मतलब ये कहता है जैसे मछलियां होती है, तो मछलियों की कई डिश कोई बनाता है, कोई मछली की पकौड़ी बनाता है, कोई उसको अलग डिश में बनाता है, कोई अलग डिश में बनाता है। सो उन्होंने एक फ्रेज वर्ड किया, कुक देम, यानी फैक्ट्स को अपने तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, फैक्ट को अपने तरीके से मसाला मारा जा सकता है। मसाला लगाकर परोसते, किसी बच्चे ने लिखा है, तो यानी कि कुक देम एंड सर्व देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप बेसिक किताबों में आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग इसको समझेंगे। तो आपने पढ़ा होगा सम्राट अशोक के बारे में, एक छोटी सी बात करिए कि कैसे एक ही फैक्ट को अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। इसीलिए यहां पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सम्राट अशोक की बात करें तो लिखा होगा कि ये चक्रवर्ती सम्राट थे। यस, पढ़ा होगा, चक्रवर्ती सम्राट थे, अखंड भारत पे शासन किया, XYZ। हां या ना? यस या नो? यस। जब आप H. लाल को पढ़ते हैं, हिस्टोरियन है, तो कहते हैं कि चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट भारत में था ही नहीं, डिस्कार्ड करते हैं। बोले ये नॉन इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये हूण हो सकते थे, कुषाण हो सकते, बाहरी लोग, इंडो बैक्टीरियाई, बट नॉट इन इंडिया। और कभी भी शासन भारत में पूरे उस पे हिस्से पे रहा ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है, चक्रवर्ती का मतलब है जो चक्र धारण कर रहा है, जो अखंड भारत पे जो शासन कर रहा है, जिसका शासन बहुत बड़ी रूलिंग है। तो ये इसको डिस्कार्ड, सेम चीज को वो डिस्कार्ड करते हैं कि ऐसा था ही नहीं। इसका मतलब है दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से सोच रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पर्सपेक्टिव में, किस परिप्रेक्ष्य में सोचा जा रहा है। यानी इतिहास जो है वो एक परिप्रेक्ष्य, एक पर्सपेक्टिव है। इतिहास किस रूप में आप उन तथ्यों को देख रहे हैं, आप किस रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। आज का द हिंदू पढ़ा होगा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, मैं आपको इसके बारे में छोटी सी एक चीज अभी आपको पता है कि साउथ में बहुत बवाल चल रहा है द्रविड़, तमिलनाडु को द्रविड़ नाडु करने को लेकर, और रेशियल वे में काफी बातें चल रही हैं। आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा। एक छोटी सी बात आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, चलिए। आज का ये पेपर है, द्रविडियन इज अ जोग्राफिकल डिवीजन नॉट रेशियल, RN रवि। आज के पेपर में आया हुआ, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इसका सीधा सा मतलब है, राइट, आप जरा ध्यान से देखें, कहता है कि जो द्रविडियन है, डाइवर्सिटी की बात, जो द्रविड़ लोग हैं, जो साउथ इंडिया में हम बात करते हैं इतिहास में,
वो बेसिकली ज्योग्राफिकल डिवीजन है, यानी भौगोलिक विभाजन है, ऐतिहासिक नहीं। वो कोई रेशियल नहीं है कि वो दूसरी नस्ल के लोग हैं। ये हमारे यहां कहा गया। और उन्होंने एक बात लिखी, द ब्रिटिश क्रिएटेड द फॉल्स हिस्ट्री, लाइन लिखी हुई आज में आया हुआ है, द ब्रिटिश क्रिएटेड द फॉल्स हिस्ट्री एज पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कि भारत के इतिहास को, लास्ट टाइम हमारी यही बात हुई थी, भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से भारत में हमेशा विभाजन की रेखाएं तैयार रहे, भारत कभी भी इकट्ठा ना हो पाए। ये हिंदू में आया हुआ है, ठीक है। 11 जुलाई की रिपोर्ट है द हिंदू की। और जरा ध्यान से देखें, आज वहां पर अलग बात हो रही है, तमिलनाडु को अलग करने की बात हो रही है, राइट। और यहां कह रहे हैं कि ब्रिटिश ने भारत के इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत किया कि भारतीय कौन थे, सपेरों के देश वाले थे, पिछड़े हुए थे, बर्बाद लोग थे, इनको ज्यादा कुछ नहीं पता है। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि भारत तो कोई सभ्यता ही नहीं थी, कोई ऐसी सिविलाइजेशन ही नहीं थी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनकी देवी ब्रिटानिका जो थी वो सुपीरियर थी। और भारतीय जो है वो मजबूर थे कि वो कभी भी वो खुद जो है वो अपना शासन ब्रिटेन से चलवाना चाहते थे। और भारत चूंकि इसी लाइन पर डिवाइड रहे, इसकी उन्होंने कोशिश की। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, अब समझना, इतिहास में आप कई बार मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, यहां पर अगर हम इतिहास को देखते हैं तो हम धर्म के हिसाब से बटे हुए। जैसे जब आप इतिहास को देखते हो तो इतिहास में बड़ी चालाकी से शब्दों को प्रयोग किया गया है। जैसे जब आप तमाम लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स को पढ़ते हो तो वो लिखते हैं, भारत के इतिहास को ऐसे लिखते हैं, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री। और तमाम डॉक्टर मुखर्जी जैसे लोग भी लिखते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री। ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह के आप चैप्टर्स आपको मिलेंगे। यानी भारत में शासन करने वाले व्यक्ति को क्या धार्मिक आधार पर बांटना सही है? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप इसको रिलीजियस वे में बांट सकते हैं? भारत को क्या बांटा गया? हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। क्या इस समय भारत में हिंदू नहीं थे? क्या इस समय जनता में अन्य धर्म के लोग नहीं थे? क्या राजा सबको मार ही दे रहा था? राइट। और सबसे बड़ी बात है कि जब अंग्रेज आते हैं तो भारत को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा गया? क्या इससे पहले जब ये आए तो इससे पहले क्या आधुनिकता नहीं थी? आज आप देखिए, कर्नाटक में एक सेगमेंट रिवील हुआ है कि पाइथागोरस से पहले भारत में ही त्रिभुज के बारे में जानकारियां थी। अगर आज आप लोगों ने पढ़ा होगा, महर्षि कणाद का वैशेषिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि हमें डाल्टन से पहले ही परमाणु के विषय में पता था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने हमारा इतिहास ही झुटला दिया गया। भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी साजिश हुई, और उस साजिश के अंतर्गत हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और इतिहास के साथ हमारा जो लगाव था उसको सदैव के लिए मिटा दिया गया। आप देखिए कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्या होगा जब ये पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी और आज तुम्हें भारत में ये डिवाइडिंग लाइन दिखाई पड़ रही कि नहीं? 1947 में जो रेखा खींची गई थी, जिस पर हमारे कितने सैनिकों, कितने जवानों का खून वो लाइन आज भी पी रही है। आज भी मुझे सुनने वाले किसी के घर में उनका कोई बेटा, भाई अगर वो आज बॉर्डर पे शहीद हुए होंगे, उनका दर्द केवल वही लोग जानते होंगे। हम तो थोड़ी देर के लिए संवेदना पैदा कर सकते हैं, हम थोड़ी देर दुखी हो सकते हैं, लेकिन उस मासूम बच्चे से पूछिए जिसको जो है वो पिता का जो है वो साया चला गया, इसलिए क्योंकि राष्ट्र में, राष्ट्र की रक्षा करते हुए उन्हें शहादत देनी पड़ी, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ बैठे हुए लोगों ने देश की जो है वो लाइन को डिवाइड कर दिया, जो लगातार रक्त पी रही है। और दोनों देशों के लोग, ऐसा नहीं है, चाहे तुम्हारा कोई भी धर्म हो, लेकिन जिसका पति मरता है, जिसका बेटा मरता है, जिसका पिता मरता है, वो किसी भी धर्म का हो, दुख दोनों लोगों को होता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? लाइन ड्रॉ हो रही है। मुझे बताओ, इतिहास तुम्हारे समाज का विभाजन तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हिंदू हिस्ट्री में एक लिखता है
कि ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सारा इतिहास ब्राह्मणों का है, एलीट का है, दलितों को डिस्कार्ड किया गया, दलित की हिस्ट्री अलग है। क्या किया आपने? आपने भारत के एक जो है संप्रदाय को, एक जो है पंथ को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, इसमें ही बांट दिया। बोला ये जितना भी इतिहास है ये किसी और का है, मेरा इतिहास अलग है। सही गलत मैं अभी नहीं जानता, यहां डिवीजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया? आप बैठकर आप डिवीजन को डिवीजन करते चले गए, और हमें उसी तथ्यों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? मैंने क्यों शुरू किया वर्ड ऑर्डर से बात? कोई कहेगा साहब आप तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आप तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं इतिहास के ऊपर बात कर रहा हूं। अब देखो क्लास मैंने कहां से शुरू की? मैंने वर्ड ऑर्डर से शुरू किया। जब पूरे विश्व का आघात, आज श्रीलंका की हालत देखी आपने, जब भूख आ रही है तो पूछ रही है कौन सिंघली है कौन तमिल है। क्यों भाई पूछ रही है? जब वहां के लोगों को खाने को नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जब सीरिया में बच्चा कूड़ेदान से खाना बटोर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि तुम शरिया को मानते हो कि नहीं मानते हो? पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। मरता कौन है? मानवता, ह्यूमैनिटी। तो मेरे एक भाई, मेरे एक बात बताओ, तुम आंतरिक विरोधों को कितना भी संभाल के रखो, जो इंटरनल स्ट्रगल है, मेरे एक सवाल का जवाब दो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जब उठापटक हो रही है, जब तुम किसी ऐसी जमीन पर हो जो लगातार हिल रही है, देखो याद रखना, जब जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होता है और जब जब दुनिया में मल्टीपोलैरिटी बढ़ती है, बहुध्रुवीयता बढ़ती है, खतरनाक स्थितियां आती हैं। दुनिया का एक बादशाह है, एक दादा है, एक गुंडा है, फिर भी ठीक है। लेकिन जब दुनिया में कई शक्तियां उभार लेने लगती हैं तो वहां स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा, मल्टीपोलरिटी यानी बहुध्रुवीयता में पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। और वहां पर संसाधनों के लिए हर कोई इस दौड़ में अपनी जगह पाना चाहता है। भारत चाहेगा यही मौका यूनाइटेड नेशन की जो है परमानेंट सीट हासिल कर लें, यही मौका है। बहुत समय से मेरे को ऊर्जा के संकट का सामना करना पड़ा, ओपेक की दादागिरी के आगे हम बैठे हुए थे, यही मौका है नए जो है एनर्जी ब्लॉक्स को पकड़ लें। चाइना चाहेगा यही मौका है। शिंजो अबे जिन्होंने क्वाड का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उनका एसेसिनेशन हो चुका है, यही मौका है किसी तरीके से प्रशांत महासागर में हम घुस जाएं। हर कोई इस समय इस पावर स्ट्रगल में होगा। अब मेरी इस बात का जवाब दीजिए, चाहे आप इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, जब भारत को इस बहुध्रुवीयता, अस्पष्टता, अंधेरे के इस दौर में अपनी जगह बनाने का मौका मिला है और वो अपनी जगह बनाना चाहता है, तो पूरी दुनिया के स्ट्रगल में भारतीय राष्ट्र और भारतीय समाज होगा। पूरी दुनिया के स्ट्रगल में तुम्हारे अगेंस्ट में चाइना खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, हो सकता है अमेरिका भी, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने हितों का दोस्त है। कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारा दुश्मन है इस समय बिल्कुल नहीं बता सकते। इस पूरी दुनिया की स्ट्रगल में भारतीय राष्ट्र और भारतीय समाज खड़ा होगा, या जब वो तुम पर आक्रमण करेंगे, जब तुम्हारे लिए रास्ते रोकेंगे, तो वो ये तय करेंगे कि मैं भारत के हिंदुओं का रास्ता रोकूंगा, मुसलमानों का नहीं, मुस्लिमों का रोकूंगा, हिंदुओं का नहीं, मैं ब्राह्मण का रोकूंगा लेकिन क्षत्रिय का नहीं, मैं क्षत्रिय का रोकूंगा लेकिन अन्य जातियों का नहीं। क्या वो ऐसा करेंगे? अगर युद्ध हो गया तो मिसाइल गिरेगी, तो क्या वो आइडेंटिफाई करके गिरेगी? अगर ऐसा होता तो जरा यूक्रेन की तस्वीरें देख लीजिए, पहले की और बाद की, पहचान ही नहीं रहा है। बड़े हिस्से में वहां रशियन भाषा बोली जाती है, यूक्रेन में खंडहर सा दिखाई पड़ रहा है। क्या स्कूल, क्या मॉल, वो भी नहीं कह रहा कि मॉल पे गिरेंगे, स्कूल पे नहीं गिरेंगे, अस्पताल पे नहीं गिरेंगे, सब कुछ बर्बाद कर रही है यार वो। क्यों मेरे बच्चे? अब मुझे बताओ, तुम्हारे देश में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाता है, जो इतिहास को समझने का तरीका, वो खंडित है। तुम इस समय
एक बहुत बड़े ऑर्डर का हिस्सा बनने जा रहे हो, संभावनाएं हैं, प्रूव करते चले जा रहे हो, हम सॉफ्ट पावर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में दुनिया के वो सभी देश जो तुम्हें बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहते या नहीं देख सकते, वो तुम्हारे यहां चुन चुन कर शिकार करेंगे या सबको एक साथ ही। स्ट्रगल किसको डील करना पड़ेगा? मेरा मकसद बहुत क्लियर हो चुका होगा। अगर मेरा संदेश तुम तक पहुंच चुका होगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि इतिहास की उन धाराओं के साथ हमें जुड़ना चाहिए जो हमें एक यूनिफिकेशन, हमें एकत्व की तरफ लेकर जाती है, और जहां हमारी सांस्कृतिक पहचाने, ऐतिहासिक पहचाने भारत की राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ जाती हैं। क्योंकि समस्या तुम्हारे अंदर से कहीं ज्यादा इस समय बाहर से आएगी। इस समय तुम मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीयता के संसार में जी रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि किस दिन क्या हो जाए, और लगातार देखो घटनाएं बदल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दक्षिण पंथ के रास्ते पर ले जाना चाह रहा था, क्या हुआ उसके साथ? कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा। शिंजो अबे जो क्वाड की रचना कर रहे थे और एक नया जो है वो गठजोड़ भारत के साथ बना रहे थे, एसेसिनेशन हो गया उनका। भारत में जो भी, पूरे दुनिया में जो भी इन शक्तियों से लड़कर, अब ये शक्तियों में तुम्हारे दोस्त भी हैं, इन शक्तियों से लड़कर अपनी जगह जो बना, जो ये मानते थे कि वो मालिक हैं, आज वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी चाहेंगे कि उनके साथ तुम मंच साझा करो? मालिक की एक मानसिकता होती है, वो नौकर को नौकर के रूप में ही देखना चाहता है। ये बात ध्यान रखना, राइट? अब जैसे किसी ने लिखा कि इंडियन क्यों नहीं समझते, टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, टेक्स्ट बुक उठा के देख लो। मैं तुम्हारे सामने 2-4 टेक्स्ट बुक पढ़ लेता हूं इतिहास की, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि सही बात किसकी है। इतिहास बहुत कुछ तय कर देता है। ये पर्सपेक्टिव अगर नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ मैच नहीं करती है तो इतिहास समाज में बहुत तरह के विभाजन कर। जब इतिहास लिखा जाएगा तो यहां पर लिखा जाएगा आर्यों का इतिहास। ब्रिटिश लिख के चले गए, बोले भारत कभी इकट्ठा ही नहीं हो जाएगा, बोले कहीं सबसे बड़ा मेजोरिटी का जो हिंदू, इसको बोले आर्यों का इतिहास, बोले आर्य बाहर से आए। चलो भाई, इन्होंने किसका दमन किया? बोले द्रविड़ियन का किया। पढ़ा होगा तुमने भी कि जो दास लोग थे, इनको द्रविड़ों को इन्होंने दास बनाया रेशियल बेस पे। बोले ये जो है वो इनकी त्वचा का रंग गाढ़ा था, तो जैसे उनके यहां रेसिज्म था हमारे यहां भी रखा। ऐसे बताया गया होगा, उसी की तो काट यहां पे दी है। तो आज क्या हो रहा है? आज पूरे भारत में तुम एक भाषा नहीं कर सकते इकट्ठा, ठीक है? तमाम भाषा को लेकर, पहचानों को लेकर, तमाम तरह की अस्मिताओं को लेकर हमारे यहां रस्साकसी लगातार चल रही है। बहुत ही गंभीर मसला हो जाता है, बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। इसीलिए इतिहास पढ़ते समय हमें पर्सपेक्टिव अलग रखने पड़ते हैं। तो कोशिश यह रहनी चाहिए कि इतिहास से मैं क्या सीखूं। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा जो यहां दृष्टिकोण रहेगा वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रहेगा, राइट? इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है? कहता है कि वो विज्ञान है। अच्छा, यहां पर क्या कहा जा रहा है? विज्ञान है, साइंस। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग द ट्रुथ। ये परस्यूट ऑफ जो ट्रुथ है, जो परस्यूट ऑफ नॉलेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार ज्ञान की खोज में। वो ज्ञान कराता है कि भूतकाल में लोग किस प्रकार रहते थे, उनकी मेहनत और कार्यों ने धरती को कैसे बदला। तो सबसे पहला इतिहास, हिस्ट्री, वो साइंस है। इट्स अ साइंस which informs us how people lived in the past and how they change the earth. हम जंगली तो थे शुरुआत में, और क्या था? हम जंगली थे। It's a science. History is a science which inform us about how people lived in the past, and how they changed the earth according to their work, with the help of their work. और ये बदलाव चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सो इन क्लासेस में हम दो चीजें सीख सकते हैं, राइट? हम हिस्ट्री से क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आज के टर्म में बताऊंगा, हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो हमारे पूर्वजों ने की। याद रखिएगा, इतिहास हमें दो चीजें सिखाता है। सबसे पहले आपको वो मिस्टेक्स नहीं, कहते ना इतिहास खुद को दोहराता है, तो वो हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने पहले की। दूसरा, हम प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, अतीत में हम कहां थे, हमारा जीवन क्या था। और प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव प्रोग्रेस ही नहीं होता है। जैसे हम क्या पहले पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहते थे, अब नहीं रह रहे, पहला तो ये हो गया। हमारा पहले पर्सपेक्टिव क्या था, अब क्या है, ये हो गया। हम आदिम जंगलियों के रूप में थे, आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, उस पहुंचने की कीमत हमने क्या चुकाई, हम ये समझेंगे। हम जिसको क्रांतिकारी खोज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो इतिहास में जब आप 1800 में जाके देखते हैं तो आपको लगता है औद्योगिक क्रांति ने पूरे मानव को हमेशा के लिए बदल दिया। उसको मस्कुलर पावर यानी मांसपेशियों की जो है ताकत से निकालकर मशीन की पावर में कर दिया। हमने भाप की शक्ति को पकड़ लिया, हमने स्टीम पावर को पकड़ लिया। लेकिन जब आप इसको और एनालाइज करते हैं तो हमने प्रकृति का जो दोहन किया, जो ग्लोबल वार्मिंग पे हमने इंपैक्ट क्रिएट किया है, हमारे लिए आज वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक लाइन हो गई है कि प्रकृति का जो हमने शोषण किया है, जो हमने ग्लेशियर्स पिघलाए हैं, जो हमने ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट की है, हमने उसी के बात की है, राइट? उसी के बात की है। सो अब अंदाजा यह है, एक छोटी सी बात कहता हूं, जितने भी ग्लोबल क्लाइमेटिक समिट होते हैं, जितने भी ग्लोबल क्लाइमेटिक समिट होते हैं, चाहे वो कानकुन हो, पेरिस हो, क्योटो हो, कोई भी हो, हम इतिहास को पैरामीटर बनाते हैं। क्या कहते हैं कि कार्बन लेवल को इस वाले साल के लेवल पे लेकर आना है, कार्बन इतना बढ़ गया है, इसको 1800 वाले पहुंचाना है। कहते हैं 300 साल पहले आइस कैप्स, ग्लेशियर इतने थे, पिघलकर इतने रह गए हैं, हमें फिर से इसको यहां पहुंचाना है। कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है इतिहास केवल राजाओं, रजवाड़ों, युद्धों की केवल श्रृंखला है? भूल जाओ। इतिहास तुम्हें हर उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना बता देगा, उन चीजों के बारे में नीतियां करना बता देगा जो अभी तुम्हारी समझ से परे जा रही हैं। आज एनवायरमेंट को बचाने में सबसे ज्यादा हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कितनी स्पेसीज थी, कितनी हमने खा पी के निपटा दी, क्या होगा? तो हम इस राजा रजवाड़ों के इतिहास से पीछे जाते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास में जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारी स्पेसीज जब खत्म हो गई थी, पृथ्वी पर यह महाविनाश शुरू हुआ था। तो हम डिजास्टर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब भी इसी इतिहास को कैलकुलेट करते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भूकंपों का इतिहास पढ़ते हैं, हम ज्वालामुखियों का इतिहास पढ़ते हैं, हम सुनामी का इतिहास पढ़ते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि मानव को कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए। इतिहास हमें दो सबसे बड़े गुणों से परिचित कराता है। अब सवाल यह है कि अगर हिस्ट्री एक साइंस है, तुम भी कहोगे यार अजीब टीचर है ये, हिस्ट्री बचपन से सुनते चले आ रहे, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, और ये साहब कह रहे हैं कि हिस्ट्री एक विज्ञान है, मतलब ये फैक्ट से कहीं ज्यादा है। हाँ जी है। सोच रहे अजीब सा टीचर है, लेकिन प्रूव करता जाऊंगा मैं। अगर इतिहास एक विज्ञान है और ये अंतर विषयक है, इंटरडिसिप्लिनरी है, तो अब सवाल है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या रिलेशनशिप है। तो मेरा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो यही होगा कि जब हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इंडिया इज ज्योग्राफिकल फीचर, जो तमिलनाडु का पहला चैप्टर है उसी के साथ जाऊंगा कि भूगोल हमारे इतिहास को कैसे प्रभावित करता है, राइट? पर्टिकुलर, और इसी मेथड में हम लोग नोट्स बनाएंगे, राइट? और समझिए कि आप यूपीएससी में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो डायमेंशन है, जो परास है, वो बहुत बड़ा है। यू आर द पार्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस, आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रशासनिक सेवा इसीलिए इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।